Hello my dear student, today we are going to discuss about a very important chapter, that is photosynthetic. Photosynthesis is the very essential process for all living beings. तो हम लोग समझते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। सबसे अगर पहली बार जाने तो ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिको केमिकल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फिजिको केमिकल प्रोसेस? फिजिको केमिकल प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें दो तरह का प्रोसेस हो रहा है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रोसेस भी हो रहा है और केमिकल प्रोसेस भी हो रहा है। तो इसमें देखेंगे कि कुछ पार्ट इसका फिजिकल टाइप का है, फिजिकल प्रोसेस है, और कुछ केमिकल। केमिकल प्रोसेस में क्या होगा? रिएक्शन होंगे। केमिकल प्रोसेस में क्या होगा? रिएक्शन होंगे। और फिजिकल प्रोसेस में होगा कुछ इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, ठीक है ना, और उससे बनेगा एनर्जी। तो दोनों तरह का प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में, इसलिए इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रोसेस का एक और खूबी ये है कि फिजिकल प्रोसेस को फिर से रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन केमिकल प्रोसेस को फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार हो गया प्रोसेस तो हो गया, फिर उसको पीछे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। या फिर वाटर से वाटर वेपर बनाना, या वाटर से बर्फ बनाना। जैसे बर्फ बन गया तो बर्फ से फिर पानी भी बन जाएगा, और पानी से फिर भाप भी बन जाएगा। लेकिन एक बार अगर किसी चीज को जला दिए, मान लो किसी भी कागज को जला दिए, तो उस जले हुए कागज राख से फिर कागज बना पाओगे? नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस रिवर्स नहीं हो पाता है, पहले जैसा नहीं हो पाता एक बार हो गया तो। और फिजिकल प्रोसेस में संभव है कि पहले जैसा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी टाइप का फिजिकल प्रोसेस भी है। हम लोग समझेंगे कि फिजिकल प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस में। और केमिकल प्रोसेस भी है, ठीक है ना। और आगे लिखे फोटोकेमिकल प्रोसेस भी। इसका नाम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी फोटोकेमिकल इसलिए क्योंकि जो फिजिकल प्रोसेस हो रहा है इसमें वो फोटो के कारण हो रहा है। फोटो मतलब लाइट। तो लाइट एक फिजिकल चीज है, लाइट केमिकल नहीं ना है। लाइट क्या है? फिजिकल है। तो जो भी एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? लाइट के कारण, ठीक है ना। तो लाइट वो फिजिकल प्रोसेस करवा रहा है, इसीलिए इसको फोटोकेमिकल प्रोसेस भी बोले, ठीक है। अगर इसका डिफिनेशन देखें, फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल डिफिनेशन, तो ओवरऑल डिफिनेशन क्या है? इन दिस प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड from inorganic material in the presence of light and pigment O2 is evolved। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ वो सब डेफिनेशन में आ गया। जब भी फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जिसमें कार्बन हो, ठीक है ना। तो कार्बन वाला मटेरियल कौन बनेगा? कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। वो क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना। लेकिन बनेगा किस चीज से? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इनऑर्गेनिक मटेरियल किसको बोलते हैं? H2 और CO2। H2 और CO2 इन द प्रेजेंस कब बनेगा? जब लाइट होगा प्रेजेंट, जब लाइट प्रेजेंट होगा और पिगमेंट प्रेजेंट होगा। पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल। पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल। और इससे बनेगा ग्लूकोज और O2 इवॉल्व होगा, मतलब निकलेगा वो, ठीक है ना।
तो कोई भी जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, CO2 और वाटर जुड़ेगा, ठीक है ना। और इसको जुड़ने के लिए, दोनों को जुड़ने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। और बनेगा क्या, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट है, और H2O बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, वही ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है, ठीक है ना। तो यही है फोटोसिंथेसिस, और भी डिटेल इसमें समझते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, C6H12 C6CO2 12H2O, लाइट में C6H12O6 बनेगा और H2O और O2 निकलेगा, ठीक है। अब ये इस रिएक्शन से क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है जैसे कि इस रिएक्शन को लाइट चाहिए, ठीक है ना। लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है, एनर्जी है। और इस लाइट एनर्जी से एक दूसरे एनर्जी का फॉर्म बनता है जिसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी क्या होता है, ATP। लाइट से क्या बनता है, ATP। तो ये लाइट क्या है, लाइट तो एनर्जी है, ठीक है ना। और ATP भी एनर्जी है, लेकिन ये किस तरह का एनर्जी है, केमिकल का बना हुआ है ना। ATP को क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये किस चीज का नाम है, केमिकल का नाम है, लेकिन ये देता क्या है, एनर्जी, ठीक है ना। ये ऐसा केमिकल है जो एनर्जी देता है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी बना है वो किस चीज से बना हुआ है, लाइट एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्सन भी होता है। एनर्जी का कन्वर्सन मतलब एनर्जी बदल जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। एनर्जी का प्रिंसिपल ही है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कोई भी एनर्जी हो वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट जल रहा है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में बदल गया, लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां किस में बदल गया, विंड एनर्जी में। तो सारा एनर्जी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, सारा एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर लाइट ATP में चेंज हो गया। अब ये देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, वो दो तरह का रिएक्शन में कंप्लीट होता है। एक तो होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। मतलब कुछ इस प्रोसेस का कुछ पार्ट लाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना, और कुछ पार्ट लाइट रहे या ना रहे वो हो जाएगा, जिसको डार्क रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन में ऐसा नहीं कि वो डार्क में होगा, डार्क रिएक्शन को लाइट से मतलब नहीं है, लाइट है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है ना। लेकिन जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए लाइट होना जरूरी है, ठीक है। और केमिस्ट्री के हिसाब से, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर इस रिएक्शन को समझे, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को समझे, तो ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। ये किस तरह का रिएक्शन है, रिडॉक्स। और रिडॉक्स रिएक्शन में हम बताए थे कि दो चीज साथ में होता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, ठीक है ना। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होगा। क्या होगा, तो CO2 का यहाँ रिडक्शन होगा। ये जो CO2 है इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन में बताए थे कि या तो H+ जुड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अगर किसी चीज में हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, रिडक्शन, ठीक है। और अगर किसी में से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है ना।
अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के टर्म में ये दोनों का डिफिनेशन देखें तो रिडक्शन उसको बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन उसको बोलेंगे जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर निकलना होगा ये दोनों का, यहाँ पर जुड़ना होगा। तो देखो CO2 में यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं ना CO2 में, लेकिन यहाँ पर गया देखो C6H12O6 बन गया। CO2 से क्या बन गया? C6H12O6। तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है ना, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और H2O में क्या हुआ? ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया है, वही तो जुड़ गया इसमें आकर, ठीक है ना। यही इसी का हाइड्रोजन तो इसमें जाके जुड़ा है, ठीक है ना। और इसका क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो वही लिखे हैं CO2 रिडक्शन होगा, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? CO2, ठीक है। और ये कब होगा? जब डार्क रिएक्शन होगा, डार्क फेज में, ठीक है ना। लाइट फेज में नहीं होगा ये, डार्क फेज में, डार्क रिएक्शन। आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या होगा डार्क में, क्या क्या होगा लाइट में, ठीक है ना। तो लाइट डार्क में ये होता है रिडक्शन। रिडक्शन का प्रोसेस कब होगा? डार्क में। और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किसमें होगा? लाइट में। क्या होता है कि मतलब जब लाइट पड़ता है तब वही वाटर टूटता है, तो उसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अलग होता है, और वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जाकर CO2 से जुड़ता है और बनाता है डार्क रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग डिटेल में एक एक चीज को समझेंगे। ये तो बस ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि शुरुआत में क्या था और लास्ट में क्या बना, ठीक है ना। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस हुए, उसी को समझना है, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो देखें कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। केमिस्ट्री की भाषा में अगर बोले तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी की भाषा में बोले तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस बताए थे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस का टाइप है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का दो टाइप था, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक वो प्रोसेस था जिसमें कुछ बनता है, ठीक है ना, जिसमें कुछ प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर बन रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना, तो इसलिए इसको बोले हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। और जब भी कुछ बनेगा तो उसमें एनर्जी चाहिए। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए, जिस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी चाहिए, अपने आप नहीं होगा, उसको बोलेंगे इंडरगोनिक प्रोसेस। जिस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे इंडरगोनिक प्रोसेस। इंडरगोनिक प्रोसेस। तो देख रहे हैं अब एक्सपेरिमेंट। अब देखेंगे कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ होता है, और इसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ वैरीगेटेड लीफ पे, ठीक है ना। वैरीगेटेड लीफ उसको बोलते हैं जिसका कुछ पार्ट ग्रीन है और कुछ पार्ट ग्रीन नहीं है, ठीक है ना। वैरीगेटेड लीफ में क्या देखा गया और इसमें क्या है, और वैरीगेटेड लीफ की जगह इस तरह का लीफ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब इस तरह का लीफ, इस तरह का लीफ, मतलब इसमें लीफ में क्या हुआ है कि इसको ढक दिया है, कुछ पार्ट ब्लैक पेपर से यहाँ पे ढक दिया है। तो इस लीफ में क्या होगा, इसको जब इसको लाइट में रखेंगे, जब इसको लाइट में रखेंगे तो इस पार्ट पे लाइट नहीं पड़ेगा, इस पार्ट पे लाइट नहीं पड़ेगा, ब्लैक से ढका हुआ है, तो ब्लैक से तो लाइट पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं ना होगा, इस पार्ट देखा कि इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, लेकिन जो ग्रीन वाला पार्ट था उसमें हो गया। इसके लिए टेस्ट क्या किया कि देखो
यहां पर आयोडीन के कांटेक्ट में लाया, इसको इस पार्ट को आयोडीन के कांटेक्ट में लाया। तो आयोडीन क्या करता है, जब कार्बोहाइड्रेट के कांटेक्ट में आता है तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बना रहा है ना, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च के कांटेक्ट में जब आयोडीन आता है तो कलर चेंज करता है, ठीक है। और तो देखो यहां पर जब आयोडीन के कांटेक्ट में लाया गया इस पार्ट को, तो यहां पर कलर चेंज हुआ। इससे पता चला कि यहां पर स्टार्च बना है, ठीक है ना। और जब इसको कांटेक्ट में लाया तो कलर चेंज नहीं हुआ। इससे क्या पता चला कि यहां पर स्टार्च नहीं बना। तो स्टार्च यहां पर बना तो कैसे बना होगा, फोटोसिंथेसिस से, इससे पता चल गया। और यहां पर नहीं बना तो क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक पेपर से ढका हुआ था और वहां लाइट नहीं पड़ा। इससे पता चला कि लाइट के प्रेजेंस में लीफ जो है फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे पता चला है, वो आगे देखते हैं। देखो तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। तो जोसेफ प्रिस्टले नाम के एक साइंटिस्ट थे 1770 में 1770 में ये एक एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना। क्या एक्सपेरिमेंट किए कि एक क्लोज्ड बेल जार लिए, इस तरह का आकृति को बोलते हैं क्लोज बेल जार। इसको क्या बोलते हैं, ये शीशे का बना हुआ है, ठीक है ना, एक पिंजड़ा जैसा, शीशे का पिंजड़ा समझो, ठीक है ना, क्लोज बेल जार। और इसमें क्या रखे, एक मोमबत्ती जलाए, इसमें एक मोमबत्ती जलाए, ये मोमबत्ती जलाए, मोमबत्ती जल रहा है और इसमें एक चूहा को रखें, ठीक है, इसमें एक चूहा को रखें। तो थोड़ी देर मोमबत्ती जलता रहा, चूहा भी जिंदा रहा, थोड़ी देर के बाद चूहा भी मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद दोनों ऑफ हो गए, वही लिखे हैं, दोनों ऑफ हो गया। लेकिन इसी जार में फिर से एक मोमबत्ती जलाएं और एक चूहा को रखें और उसके साथ साथ एक छोटा सा प्लांट भी इसमें रख दिए, ठीक है ना। इसको में एक प्लांट भी रख दिए, मतलब इसी कंडीशन में एक यहाँ पर प्लांट भी रख दिए, ठीक है ना, एक प्लांट भी रख दिए। तो कुछ देर के बाद देखा गया तो तीनों का तीनों जिंदा था, प्लांट भी जिंदा था और चूहा भी जिंदा था और कैंडल भी जल रहा था। तो इसमें ऐसा क्या हो गया, प्लांट के आने से ऐसा क्या हो गया, तो देखो पहले क्या हो रहा था कि पहले प्लांट नहीं था, तो देखो चूहे को जीने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, और मोमबत्ती को जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जब तक जितना ऑक्सीजन था शुरुआत में, उतना जब चूहा ले लिया सारा, और फिर चूहा भी निकाला होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते गया और ये भी जल के क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा होगा। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये भी मर गया और ये भी बुझ गया, ठीक है ना। लेकिन प्लांट के आने से क्या हो गया, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था उसको खींचकर, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वो CO2 को खींचकर दे रहा था क्या, CO2 को लेकर दे रहा था क्या, O2, ठीक है ना।
तो फिर तीनों का तीनों जिंदा रहा, क्योंकि ये जो भी CO2 निकाला वो ले लिया, ये जो भी CO2 बनाया ये ले लिया, अब बदले में क्या निकाला? ऑक्सीजन। तो मतलब एयर जो है प्यूरिफाई होते रहा ऑक्सीजन से, तो तीनों के तीनों बच गए। ठीक है ना? तो इससे क्या पता चला कि प्लांट को भी एयर चाहिए, प्लांट को भी एयर चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कुछ साल के बाद बताएं कि 1774 में ऑक्सीजन का खोज किए। ऑक्सीजन का खोज कैसे किए? तो इसमें देखिए कि प्लांट निकाल क्या रहा था जिसके कारण ये सब बच गए। तो प्लांट निकाल रहा था क्या? ऑक्सीजन, और CO2 ले रहा। ठीक है? तो लिखा है डिस्कवर द O2 इन 1774, 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। ठीक है ना? यही सब एक्सपेरिमेंट करके he showed that mouse and candle light off after some time in closed bell jar due to absence of O2। O2 की कमी के कारण क्लोज बेल जार में माउस और कैंडल लाइट दोनों ऑफ हो गए। ठीक है? बट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लांट, प्लांट के प्रेजेंस में सब के सब जिंदा रहे, लाइव रहे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और CO2 का साइकिल चलने लगा, CO2 प्लांट लेने लगा और ऑक्सीजन देने लगा। ठीक है ना? तो यही था एक्सपेरिमेंट। इसमें पता चला कि प्लांट जो है CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं जॉन इगेनहाउस का। जॉन इगेनहाउस एक और साइंटिस्ट हुए जो एक और एक्सपेरिमेंट करके बताए। He conducted the same experiment by placing the dark and sunlight। सेम एक्सपेरिमेंट मतलब वही एक्सपेरिमेंट किए जो जोसेफ प्रिस्टले बेल जार वाला कर रहे हैं। तो वो बस लाइट में कर रहे थे। ठीक है ना? लाइट में कर रहे थे तो उनको ये नहीं पता लगा कि सनलाइट का रोल है कि नहीं। ठीक है ना? ये तो पता चल गया कि प्लांट आने से एयर प्यूरिफाई हुआ जिससे तीनों बच गए, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिले तो वो भी मर जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट सनलाइट में ही कर रहे थे, डार्क में किए नहीं, तो उनको नहीं पता चला। लेकिन ये क्या किए? उसी एक्सपेरिमेंट को अंधेरे में लेके गए तो फिर तीनों मर गए। ठीक है ना? उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से अंधेरे में रख दिए, उस बेल जार को उठाकर अंधेरे में रख दिए तो तीनों के तीनों मर गए। क्यों मरा? क्योंकि प्लांट को CO2 को फिक्स करने के लिए सनलाइट चाहिए। ठीक है ना? सनलाइट मिलेगा तभी वो CO2 को यूज कर पाएगा, नहीं तो नहीं यूज कर पाएगा। तो सनलाइट मिला, सनलाइट में था तब तक ठीक था, लेकिन डार्क में ले गया तो वो मर गया। तो इससे पता चला उनको कि सनलाइट जरूरी है प्लांट्स के लिए। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो प्लांट्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? ये समझ में आया? और एक और एक्सपेरिमेंट किए, ये तो किए ही, उसको डार्क में लेकर गए, उससे भी उसको और भी अच्छे से प्रूव करने के लिए ये एक्वेटिक प्लांट पे काम किए। एक्वेटिक प्लांट, और कौन सा एक्वेटिक प्लांट? क्लैडोफोरा, एक एल्गी है। ठीक है ना? एक एल्गी है जिसका नाम है क्लैडोफोरा। वो क्या किए? ये पानी लिए, ठीक है ना, और इसमें उस प्लांट को, उस एल्गी को रख दिए। ठीक है ना? इस एल्गी को यहाँ पे रख दिए और इसको सनलाइट में रखें। ठीक है ना? इसको सनलाइट में रखें। तो सनलाइट में रखे तो देखें कि यहाँ पे इसके जो लीफ वाला पार्ट था, ठीक है ना, जो ग्रीन पार्ट था, ग्रीन पार्ट में बुलबुला बनने लगा, बबल्स बनने लगे। ठीक है ना? यहाँ पर जो भी ग्रीन पार्ट से था वहां पर क्या बनने लगा? बबल्स। ठीक है ना?
अब फिर सेम एक्सपेरिमेंट को डार्क में लेके गए, ठीक है ना, डार्क में लेके गए तो वो बुलबुला बबल्स नहीं बनता, ठीक है ना। तो इससे भी पता चला कि जब सनलाइट में था तो वहां से गैस बनके ऑक्सीजन निकल रहा था, इसलिए बुलबुला बन रहा था। और जब उसको डार्क में लेके गए तो फोटोसिंथेसिस होना बंद हो गया, अंधेरे में ही ना होगा, तो अंधेरे में नहीं हुआ तो बुलबुला बनना नहीं बन गया, ठीक है ना, नहीं बना बुलबुला। तो बबल्स का फॉर्मेशन सिर्फ किसमें हुआ, लाइट में, ठीक है ना। तो इससे ये प्रूफ कर दिए ये कि प्लांट्स को क्या चाहिए, लाइट, सनलाइट चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे और ऑक्सीजन बना सके, ठीक है। तो वही लिखे हैं, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट विथ एक्वेटिक प्लांट्स, ही इन ब्राइट लाइट एक्वेटिक प्लांट्स स्मॉल बबल्स आर फॉर्म, मतलब ब्राइट लाइट में वो क्या बना है, बबल्स बना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस किया तो ऑक्सीजन निकला तो बबल्स बना। कोई भी पानी में गैस निकलेगा तो उससे बुलबुला बनता है ना, वैसे यहाँ पर भी ऑक्सीजन निकल रहा था फोटोसिंथेसिस से तो बबल्स बन रहा था, लेकिन डार्क में नहीं बना, डार्क में नहीं बना, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट, चलो देखो। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जूलियस वॉन सैक का, ये कब दिए थे, 1854 में। ये क्या प्रूव किए कि जो प्लांट ग्लूकोज बनाता है, जो प्लांट ग्लूकोज बनाता है वो स्टोर करता है स्टार्च में बदल। बताए थे बायोमॉलिक्यूल में ग्लूकोज होता है मोनोमर, ठीक है ना, और स्टार्च होता है क्या, पॉलीमर, ठीक है ना। तो ग्लूकोज को जोड़कर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से और स्टार्च में कन्वर्ट करता है और स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। हम लोग में जैसे ग्लूकोज क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो एंड इज स्टोर्ड एज स्टार्च, और इसमें स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, और ये स्टोर कहां होता है, स्टोर होगा ग्रीन लीफ में तो बनेगा, स्टोर कहां होगा, स्टेम में, रूट में, डिफरेंट पार्ट में स्टोर होगा ये स्टार्च, ठीक है। क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस हुआ था, ठीक है ना। और ये क्लोरोफिल होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, सेल में, सेल का ऑर्गन है ना, प्लांट सेल का ऑर्गन। और किस तरह का सेल में, प्लांट सेल में, और लीफ में ज्यादा होता है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए ग्रीन दिखता है, ठीक है। लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में मतलब ग्लूकोज वहीं पर बनेगा, उसी पार्ट में बनेगा जो ग्रीन होगा, जो पार्ट ग्रीन होगा उसी पार्ट में ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि उसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। अभी बताएं, वही लिखे हैं, ग्लूकोज मेड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो ग्रीन पार्ट्स होगा उसी में ग्लूकोज बनेगा। चलो देखो, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एंगलमैन का। एंगलमैन क्या किए, लाइट से एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा फिजिक्स का यूज किए हैं और एक प्रिज्म लिए, ठीक है ना, और एक ग्रीन एल्गा लिए, मतलब एल्गी, ठीक है ना, जिसका नाम था क्या, क्लैडोफोरा, जिसका नाम था क्लैडोफोरा। और क्या किए कि जब प्रिज्म से लाइट को पास करते हैं तो व्हाइट लाइट क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। वही लिखा है, he split the light using prism into spectral component। स्पेक्ट्रल कंपोनेंट मतलब वो जो टूटता है ना, जो डिफरेंट लाइट में बट जाता है, उसी को बोलते हैं लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ देता है कौन, प्रिज्म। किसी भी लाइट को पास करते हैं, प्रिज्म कैसा होता है, इस तरह का होता है, ट्रायंगल के जैसा, शीशे का बना हुआ, ठीक है ना।
और इससे लाइट जब पास करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग लाइट, मतलब व्हाइट लाइट में जो भी लाइट है उसको अलग अलग कर देगा ये, ठीक है ना। तो मेनली 7 रंग होते हैं रेनबो कलर, जिसको बोलते हैं क्या, विबग्योर, जिसको क्या बोलते हैं, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना, विबग्योर। तो 7 कंपोनेंट में टूट जाता है, ठीक है ना। और इस टूटे हुए लाइट को इसके सामने क्या रख दिया है, ग्रीन एल्गा को रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखा और वहां पर बैक्टीरिया भी डाल दिया है, मतलब एक सस्पेंशन तैयार किया जिसमें बैक्टीरिया रखा हुआ है। सस्पेंशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बैक्टीरिया मिला हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारा बैक्टीरिया उसमें डाला हुआ है। और उसी के अंदर क्या डाल दिया, उसी के अंदर एल्गी को डाल दिया, क्लैडोफोरा को डाल दिया। अब क्या हुआ, अब देखो पूरा एक्सपेरिमेंट का फिगर बनाते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट का फिगर। तो ये था प्रिज्म, ये था क्या, प्रिज्म। और इधर से लाइट पास किया है, व्हाइट लाइट, ठीक है। और व्हाइट लाइट को ये क्या कर देता है, तोड़ देता है 7 रंग में, ठीक है ना, 7 रंग में तोड़ देता है। अब यहां पर एक सस्पेंशन तैयार किया है, यहां पर एक सस्पेंशन तैयार किया है जिसमें बैक्टीरिया है, इसमें क्या है, बैक्टीरिया है। और कैसा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, जिसको जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया। और इसी में डाल दिया क्या, क्लैडोफोरा, ठीक है ना, इसी में डाल दिया क्या, ग्रीन एल्गी को डाल दिया, जिसका नाम है क्या, क्लैडो। तो ये क्या देखे कि उस एरिया में जैसे कि लाइट पड़ रहा होगा, इस तरह से पड़ रहा होगा लाइट, सारा लाइट पड़ रहा होगा ना। तो ये देखा कि कुछ स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा बैक्टीरिया जमा होने लगे, कुछ स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा बैक्टीरिया जमा होने लगे। और मतलब बैक्टीरिया तो जमा हुआ था जहां जहां लाइट पड़ा हुआ था सब जगह, लेकिन कुछ खास जगहों पे ज्यादा बैक्टीरिया जमा होने लगा, ठीक है। और वो जगह कौन सा था, तो विबग्योर में ब्लू और रेड लाइट, जहां से ब्लू पास कर रहा था, मान लो यहां पर ब्लू पास कर रहा है और यहां पर रेड लास्ट में, तो ब्लू और रेड जगह पे ज्यादा बैक्टीरिया, यहां पर ज्यादा बैक्टीरिया जमा होने लगा, ठीक है ना। ब्लू और रेड लाइट, ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा जमा होने लगा। अब ज्यादा जमा होने लगा, इससे क्या पता चला कि अब बैक्टीरिया वहां पर क्यों जमा होगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन वहां मिल रहा होगा, ठीक है ना। एरोबिक बैक्टीरिया है तो एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जहां पर ऑक्सीजन मिलेगा वहां पर वो ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है।
तो ये कहां पर बढ़ रहा था, ब्लू वाला लाइट में और रेड वाला लाइट में। इससे पता चला कि ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए वहीं पर ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा था और वहीं पर बैक्टीरिया ज्यादा जमा हुआ है। ठीक है ना। तो वही लिखा है, बैक्टीरिया वेर बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। मतलब बैक्टीरिया को किस लिए यूज किया गया, ताकि पता चल सके कि कहां पर O2 इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, कहां पर O2 इवोल्यूशन हो रहा है। फिर लिखा है बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड ओनली दैट पार्ट मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। मतलब बैक्टीरिया वहां पर जमा हुआ जहां पर ब्लू और रेड लाइट पड़ रहा है। इसमें तो सातों रंग है, लेकिन ब्लू और रेड लाइट वाला रीजन में ज्यादा बैक्टीरिया जमा हो रहा था। इससे पता चला कि ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है तो ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होता है। ठीक है, यही था एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इससे पता क्या चला कि ब्लू और रेड लाइट, कि ब्लू कुछ खास स्पेसिफिक लाइट स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, और वो कौन सा कलर होता है, ब्लू और रेड। तो अब साइंटिस्ट के मन में एक क्वेश्चन था कि ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6, ठीक है, और O2 निकल रहा था। तो इस रिएक्शन में जो O2 निकला था, रिएक्शन में जो O2 निकला था, वो O2 कहां से आया था? क्योंकि इधर तो CO2 भी है, उसके पास भी ऑक्सीजन है, और H2O भी है, उसके पास भी ऑक्सीजन है। ठीक है ना। ये जो CO2 प्लस H2O से बना था क्या, C6H12O6 प्लस H2O और O2 निकल गया। ठीक है, तो ये जो O2 निकला, वो O2 इसका ऑक्सीजन है या इसका ऑक्सीजन है, इसका पता लगाने लगा। ठीक है ना। तो इसको पता लगाने के लिए कौन साइंटिस्ट आए, कॉर्नेलियस वॉन लीन। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है ना, सल्फर बैक्टीरिया। ही प्रूव H2O इज हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू O2। ये क्या प्रूव कर दिए अपने एक्सपेरिमेंट से, ये प्रूव कर दिए ना कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, H2O से आ रहा है, ना कि CO2 से आ रहा है। तो कैसे प्रूव किए वो देखते हैं। तो क्या किए, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिए, ठीक है ना, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है H2S के मदद से। ये H2O फोटोसिंथेसिस में नहीं यूज करता है, क्या यूज करेगा, H2S। ठीक है ना। तो H2S जब यूज किया फोटोसिंथेसिस में, तो हाइड्रोजन डोनर प्रोडक्ट जो बना वो सल्फर बना। O2 के जगह क्या निकला, सल्फर। तो इससे पता चल गया कि ये H2S यूज कर रहा है तो सल्फर निकाल रहा है। तो यहाँ पर H2O जो आ रहा होगा, ऑक्सीजन जो आ रहा होगा, वो H2O से आ रहा है, क्योंकि H2O के जगह जब H2S रखा गया, H2S कौन यूज करेगा, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है ना। तो सल्फर बैक्टीरिया जब H2S यूज किया तो वहां पर क्या निकला, सल्फर। ऑक्सीजन के जगह क्या निकला, सल्फर। तो उसी से इसको पता चल गया कि ये जो ऑक्सीजन निकल रहा होगा वो किससे निकल रहा होगा, H2O से, ना कि CO2 वाला। CO2 वाला कहाँ जा रहा है, C6H12O6 में। ठीक है। तो कॉर्नेलियस वॉन लीन यही प्रूव कर दिए कि ऑक्सीजन जो निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, H2O से, ना कि CO2 से। ठीक है, वही लिखे। सो ही इन्फर्ड O2 इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट्स, मतलब ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, आ रहा है
H2O से, ना कि CO2 से। CO2 से, ठीक है, क्योंकि अगर H2S यूज किया तो निकल गया क्या, सल्फर, ठीक है।